विमलयरणेमि चन्दं सेवनचन्दं नमस्सामि। नमस्ते नमस्ते, वंदे मातरम। हाँ जो हम करके आए वो करने योग्य नहीं था, हाँ इसी में लगते थे बहुत काम। बराबर है। पश्चाताप करने से कुछ भी लाभ नहीं है, पहले पूर्वताप करना चाहिए। चलो, गाथा नंबर 317 चल रही थी अपनी, नेमिचंद्र आचार्य रचित त्रिलोकसार ग्रंथ है। इसमें चौथा अपना ज्योतिर्लोकाधिकार चल रहा है। पहले सामान्य लोकाधिकार हुआ, फिर भुवनाधिकार, व्यंतराधिकार, और ये चौथा ज्योतिर्लोकाधिकार। इस ज्योतिर्लोकाधिकार में अपने इन सब ज्योतिर्बिंबों का प्रमाण निकालेंगे आगे। उसके लिए द्वीप और समुद्रों का प्रमाण आदि जो है वो समझना आवश्यक है। इसलिए पहले द्वीप और समुद्रों की उसका संख्या, उसके वर्गफल, उसका घनफल वगैरह निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल वगैरह। तो यहाँ पर 317 नंबर गाता है। जम्बू द्वीप को आधार करके पहले जम्बू द्वीप का क्षेत्रफल निकाला, परिधि निकाली, क्षेत्रफल निकाला, सूक्ष्म निकाली, स्थूल निकाली, परिधि भी और क्षेत्रफल। अब उसको आधार करके बाकी के द्वीप और समुद्रों का निकालेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर जम्बू द्वीप प्रमाण यदि लवण समुद्र में खंड करेंगे या किसी भी द्वीप या समुद्र में खंड करेंगे तो कितने होते हैं, उसका यहाँ पर बता रहे हैं प्रमाण। तो एक सूत्र बताया था परसों, कल तो क्लास नहीं हुई थी, कुछ लोगों को पता नहीं है कि चतुर्दशी के दिन क्लास नहीं लगती है। हमने पहले बताया था कि चतुर्दशी के दिन छुट्टी रहती है, तो कभी बताना रह गया तो भी उसमें समझना। किसी के लोगों का फ़ोन आ रहा था आज क्लास नहीं है क्या, और व्हाट्सएप पर भी आ रहा था कि आज का वीडियो नहीं आया। मैंने कहा उसका कल का क्लास ही नहीं हुई थी। अब आगे एक सूत्र के माध्यम से निकाला, 3 प्रकार के सूत्र दिए उसके लिए। इसके लिए कि एक किसी भी द्वीप या समुद्र में जम्बू द्वीप प्रमाण हम खंड करना चाहते हैं तो उसमें कितने खंड होंगे। तो खंड संख्या निकलेगी तो वहाँ उस खंड संख्या से जो आगे द्वीप और समुद्रों का क्षेत्रफल निकालना सरल है, क्योंकि उस संख्या से जम्बू द्वीप के क्षेत्रफल को गुना करो तो उस द्वीप और समुद्र का क्षेत्रफल आ जाता है। तो पहला एक सूत्र बताया था क्या, बाह्य सूची वर्ग माइनस आभ्यंतर सूची वर्ग बटे जम्बू द्वीप के व्यास का वर्ग करते हैं तो खंडों का प्रमाण आता है। अब दूसरा सूत्र यहाँ 317 नंबर गाथा में बता रहे हैं। ऋण सलावारस सलाग गुणि दे दुवलय खंडाणी बाहिर सोई सलागा कदी तदंता खिला खंडा। पहले सूत्र से और ये सरल है सूत्र, ऋण सलावारस सलाग गुणि दे, ये अपने को सूत्र बनाना है। क्या कहा, जितनी शलाका मतलब जितने वह द्वीप या समुद्र हो उसको शलाका कहेंगे। उस शलाका में से ऋण एक कम करना और उसको वार 12 से गुना करना और शलाका से गुना करना। एक कम शलाका को 12 से गुना करना और फिर शलाका से गुना करना। ऐसा करने पर वलय खंडानी वलय खंड होते हैं। अजून त्याला वेळ आहे ना काढून। तो क्या बताया, शलाका, शलाका किसको कहा, जिस द्वीप या समुद्र विवक्षित हो उसकी जितना व्यास है उसको क्या कहेंगे, शलाका कहेंगे। शलाका का हमने लिखा, शलाका -1 गुणित 12 गुणित शलाका। तो जम्बूद्वीप लवण समुद्र की निकालना है, लवण समुद्र में जम्बूद्वीप प्रमाण कितने खंड होते हैं, ये क्या निकला, इससे क्या निकलेगा, जम्बूद्वीप प्रमाण खंड निकलेंगे।
मतलब जम्बूद्वीप प्रमाण यदि उसमें खंड करेंगे तो कितने होंगे? कुठले भी, हाँ अब यहाँ पर लवण समुद्र ले लो तो दूसरा लवण समुद्र है। तो शलाका कितनी हुई? 2 हुई। मतलब उसका कितने बार उसको शलाका नहीं कहेंगे, उसका जितना वलय व्यास होगा ना उसको शलाका कहेंगे। हाँ नहीं नहीं, बाह्य सूची नहीं लिया, उसका वलय व्यास, उस समुद्र या द्वीप का जितना वलय व्यास होता है ना उसको शलाका कहेंगे। हाँ जितने लाख होता है ना उतनी शलाका कहना उसको। 2 लाख है तो 2 शलाका, 8 लाख है तो 8 शलाका, 16 लाख है तो 16 शलाका। ऐसे जिस द्वीप या समुद्र के जितना वलय व्यास है, जितना लाख, उसके हाँ वलय व्यास लेना है, उसको शलाका कहेंगे। अब जो लवण समुद्र का निकालना है तो लवण समुद्र का वलय व्यास कितना है? 2 लाख है, तो उसकी शलाका 2 लेंगे। 2 - 1 गुणित 12 गुणित शलाका 2, 2 में से 1 गया, 1 रहा, 12 गुणित 2 24 हुआ। नहीं नहीं, लाख लाख लेने की नहीं, आपने को 24, जितने लाख का व्यास है उतनी शलाका लेना। 24 खंड हो गए जम्बूद्वीप प्रमाण, ये सरल हो गए ना। उस द्वीप या समुद्र का वलय व्यास अपने को पता है तो इसको निकालना सरल है। अब पुष्कर कालोदक समुद्र की वलय व्यास कितना है? 8 लाख है, तो उसकी शलाका कितनी होगी? 8। 8, उसमें से 1 कम करेंगे। 12 से तो सभी को गुना करना है और 8 से गुना करेंगे शलाका से, तो 7 गुना 12 गुणित 8, 12 सत्ते 84, हाँ नहीं 12 सत्ते 84 नहीं, 12 संग 72, 12 संग 72, 12 संग 12 पंच 12.5 72, 12 सत्ते 84 बराबर है, गुना 8, 8 चौक 32, 8 × 3, 8 × 8 64 और 3 67, 672। उस दिन निकाला था ना कल भी, 672 आते हैं। एक कालोदक समुद्र, धात के खंड का निकालो। धात के खंड में कितने होंगे? धात के खंड का वलय व्यास कितना है? 4 लाख है, तो 4 में से 1 कम करेंगे, गुणित 12 गुणित 4, 3 12 तिया 36, 12 2 24, 12 3 36 और 4, 4 सख 24, 2, 4 तिया 12, 12 ने 2 14, 144। ते पूर्वीचं सूत्र झालंय, नवीन सूत्र सांगितलं। हां ये 2 नंबर का सूत्र बताया। हाँ नहीं नहीं, 672 खंड होंगे। उस कालोदक समुद्र में हम जम्बूद्वीप प्रमाण खंड करेंगे तो कितने खंड होंगे? 672। धात के खंड में कितने होंगे? 144, मतलब जम्बूद्वीप से 144 गुना है वह धात के खंड। हाँ और जम्बूद्वीप से वो कालोदक समुद्र 672 गुना है, तो 672 को जम्बूद्वीप के क्षेत्रफल से गुना करेंगे ना तो उस द्वीप का क्षेत्रफल निकल जाएगा। हाँ ये सूत्र ही बनाए ना, शलाका -1 गुणित 12 गुणित शलाका। शलाका मतलब जिस द्वीप या समुद्र का वलय व्यास जितना है उतनी उसकी शलाका लेना, लाख नहीं लेना, जितनी लाख है उतनी वो संख्या उसकी शलाका लेना। ये दूसरा सूत्र बताया। तीसरा सूत्र भी नहीं, और एक सूत्र यहाँ पर बताया, ऋण सला वारस सला गुणित, ये वलय खंड हो गए। अब बाहिर सुई सलागा कदी तदंता खिला खंडा, क्या करना? बाह्य सूची शलाका का वर्ग करना, बाह्य सूची के जितना व्यास होगा बाह्य सूची का उस उतने प्रमाण शलाका समझना और उसका वर्ग करना। उसका वर्ग करेंगे तो वहाँ तक के सब खंड निकलेंगे। जैसे अभी जम्बूद्वीप के बाद क्या आता है? लवण समुद्र, लवण समुद्र के बाद धात के खंड, धात के खंड के बाद कालोदक समुद्र। अब कालोदक समुद्र तक
जम्बूद्वीप समान कितने खंड होंगे, सबका जोड़ा आ जाएगा एक साथ। हाँ, तो बाह्य सूची कितनी है वो पता होनी चाहिए। कालोदक समुद्र की बाह्य सूची कितनी है? हाँ, लवन समुद्र की बाह्य सूची कितनी है? 5 है। 5 है, तो 5 का क्या करना? वर्ग करना। हो गया बस 25। तो जम्बूद्वीप 1 और लवन समुद्र में 24। बाह्य सूची वर्ग, हाँ वो बता लिखना रह गया। बाह्य सूची व्यास शलाका जो होगी उसकी, बाह्य सूची व्यास की जो शलाका होगी उसको, उसका वर्ग करना बस। शलाका, उसको बाह्य सूची का जो व्यास होगा ना वही शलाका हो गई, और उसका वर्ग करना बराबर उस द्वीप या समुद्र तक के सभी खंड आएंगे। जैसे अभी कालोदक समुद्र तक कितने हैं, वहां तक के सब खंड, विवक्षित जो समुद्र है द्वीप है ना, वहां तक के सब खंड आ जाएंगे, केवल उस द्वीप के नहीं आएंगे, वहां तक के सभी खंड आएंगे। तो अभी कालोदक चौथा समुद्र है ना, चौथा है वो, तो उसका वलय व्यास कितना, सूची व्यास कितना है? हाँ, उसका अपन वो सरल है, उसको निकालना। उसका व्यास कितना है? 8। उसका 4 गुना किया, -3, 29 लाख है ना, 29 लाख है तो 29 शलाका हुई। 29 का वर्ग ले लो, 29 का वर्ग करो तो कालोदक समुद्र तक के सभी खंड आ जाएंगे। 29 गुना 29 बराबर कितना होगा? 29 9 271, नहीं 1 को 2 से 61 हो जाएंगे, 261 हो जाएंगे ना। तो 1 × 26, 29 दूनी 58, 58 और 26, 58 और 26, 14 × 1 94 हुए ना। हाँ, 84, 5 और 2 7 और 1 8, 84 हो गए। तो 841 खंड सब मिला करके, मतलब एक जम्बूद्वीप का, 24 लवन समुद्र का, 144 धात के खंड का, 672 कालोदक समुद्र का, सब मिलाकर कितने हो जाएंगे? 1 और 5 4, 9 और 2 11, अच्छा 1 8 और 4 12 और 2 13, नहीं 14 हो गए ना। 8 और 4 12 और 2 14, अच्छा 1 6 और 7 और 1 8, 841 हो गए, 41 हो गए। हाँ, 841 है ना। मतलब वो कालोदक समुद्र तक सभी खंड आ गए पूरे। जम्बूद्वीप के क्षेत्रफल को 841 से गुना करो तो संपूर्ण कालोदक समुद्र तक का बड़ा जो गोल है उस सबका क्षेत्रफल आ जाएगा। एक केवल उसी का निकालना है तो ये सूत्र करना, और दूसरा सब मिला करके निकालना है तो दूसरा सूत्र। हाँ, अब और एक सूत्र आगे की गाथा में बताते हैं। बाहिर सोई वलय वासुणा चौगुनिठवा सहदा लख समवलय खंड। ये सब हमने जीवकांड में लिए थे, तीनों भी सूत्र उस समय शरलैष्य मार्गना में निकालने के लिए, पूरा क्षेत्र निकाला ना वहाँ पर द्वीप समुद्र का 16 गुना धन आता है उसका, वहाँ पर ये तीनों लिए थे सूत्र। क्या बताया? बाहिर सुई वलय वासुना, बाह्य सूची व्यास में से वलय व्यास माइनस करना, और चौगुनिठ वासहदा उसको 4 गुना करना और वलय व्यास से गुना करना। ऐसा करने से और 1 लाख के वर्ग से भाग देना, तो जम्बू सम वलय खंडानी, जम्बू समान खंड आते हैं। क्या क्या किया? बाह्य सूची व्यास, मुझे तो दूसरा सूत्र बहुत अच्छा लगा, मतलब सरल एकदम।
ज़्यादा कुछ करना नहीं उसमें। बाह्य सूची व्यास में माइनस वलय व्यास, और फिर उसको 4 से गुना करना माइनस करके। चार से गुना और वलय व्यास से गुना करना। आणि ह्याला जम्बूद्वीप नहीं, जम्बूद्वीप का होता है ना, जम्बूद्वीप 1 लाख के वर्ग से भाग देना, मतलब जम्बूद्वीप का है ना, लाख के वर्ग से भाग देना। पहले आया था ना सूत्र, वैसा ही थोड़ा सा हुआ है। बाह्य सूची व्यास का वर्ग माइनस अभ्यंतर सूची व्यास वर्ग आया था ना वहां पर। बाह्य सूची व्यास, हाँ, अब लवण समुद्र का बाह्य सूची व्यास कितना है? 5 लाख। अंतर सूची व्यास कितना, वलय व्यास कितना है? 2 लाख। उसको 4 से गुना करना, और पुनः वलय व्यास कितना है? करे की करे ते सूत्रात लिहायला लागले ना। वलय व्यास कितना है? 2 लाख। इस सूत्र के माध्यम से करते हैं ना तो सरल होता है। 1 लाख का वर्ग। मेरा जल्दी गणित क्यों होता है, सबको समझ में क्यों आता है, ऐसे सूत्र से करते तो जल्दी समझ में आता है। 5 लाख में से 2 लाख गए तो 3 लाख गुना 4 गुणित 2 लाख, 1 लाख का वर्ग। अब 3 लाख और 2 लाख को गुना करेंगे तो 6 लाख लाख हो जाएगा, और 4 को गुना करेंगे तो 24 लाख लाख। 24 लाख गुणित लाख, और यहाँ नीचे 1 लाख गुणित लाख है ना, 1 लाख का वर्ग, तो ये लाख लाख निकल गया, 24 रह गया। तो जम्बूद्वीप में कितने खंड हुए? जम्बूद्वीप समान लवण समुद्र में कितने खंड हुए? 24 खंड हुए। ये तीसरा सूत्र बताएं। बाह्य सूची व्यास में से वलय व्यास माइनस किया और गुणित 4 करके वलय व्यास से गुना किया और 1 लाख के वर्ग से भाग दिया। ऐसे सब कालोदक का भी निकाल सकते हैं। कालोदक का कितना है? 29 लाख माइनस वलय व्यास कितना है? 8 लाख। 29 में से 8 गए, 21 लाख हुआ। 21 लाख गुना 4 84 हो गया। 84 लाख गुणित 2 लाख, नहीं 2 लाख नहीं, वहाँ पर 8 लाख आएगा। 84 गुणित 8, 84 गुणित 8 ही 672 आ जाएगा। 672। हाँ, लाख लाख, ये लाख और ये लाख गुणित किया तो लाख लाख हो गए ना। 24 लाख लाख मतलब 10 जीरो हो गए। 1 के ऊपर 10 जीरो है, 24 के ऊपर 10 जीरो है, वो कट हो गए सब और 24 रह गया। तो 3 सूत्र हो गए। एक ये भी याद रहा तो ठीक है। हाँ, दूसरा सबसे सरल है। शलाका में से 1 कम करो, 4 से गुना, 2 से 12 से गुना करो और शलाका से गुना करो। अब आगे थोड़ा सरल है विषय। हाँ, अब ये थोड़ी गाता सरल, फिर शंक का आएगा तब कठिन। ऐसा है, जब चलते तब रास्ता ऐसा ही होता है ना, थोड़ा सीधा, थोड़ा चढ़ाव होता है, थोड़ा सीधा होता है। ऐसे यहाँ पर भी शास्त्र में वैसा ये प्रकरण होता है, थोड़ा कठिन फिर थोड़ा सरल। शिखर जी के अंदर। अब आगे बताते हैं कि किस समुद्र का जो पानी है, समुद्र का पानी, उसकी टेस्ट कैसी होती है, स्वाद कैसा होता है, वो रस किस रस का होता है। 319 नंबर की गाथा है। लवणं वारुणित्यमिति कालदुगन्तिम स्वयंभुरमणमिति
पत्तेय जलसुवादा अवशेषा होन्ति इच्छुरसा लवणम वारुणी तियमिदी कालदुगन लवण समुद्र और वारुणीवर 3 लेना क्रम से, वारुणीवर, शीरवर और घृतवर, चौथा, पांचवा और छठा समुद्र। वारुणीतीय मतलब वारुणीवर समुद्र, क्षीरवर समुद्र, घृतवर समुद्र, ये 3 समुद्र लेना। कालदुगम, हाँ कालद्विगम मतलब कालोदक समुद्र, कालोदक और पुष्करवर समुद्र और स्वयंभू रमण समुद्र, ये तीनों। डिस्टर्ब करत जाऊ नका, मला माझ्या विचलित होते लक्ष सगळीकडे तिकडे, त्यांचं त्यांनी काढते। कालदुगम अंतिम, कालदुगम मतलब कालोदरी समुद्र और उसके बाद कौन सा है पुष्करवर समुद्र और अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र। इस प्रकार ये तीनों समुद्र। और पत्तेय जल सुवादा क्रम से लगाना है, लवणम वारुणितीयम, लवण समुद्र का पानी कैसा होता है, लवण जैसा मतलब खारा होता है, उसका नाम जैसा है वैसा ही उसका स्वाद होता है। वारुणीवर समुद्र, वारुणी मतलब होती है दारू, मदिरा, तो मदिरा के समान, मदिरा तैयार करने की जरूरत नहीं, वहाँ पानी पिएंगे तो सब वैसा। और शीरवर समुद्र का पानी दूध के समान, तो उसको ही ला करके भगवान का अभिषेक करते हैं ना। क्षीरवर समुद्र का पानी, 5वें समुद्र का पानी ला करके देव भगवान का अभिषेक करते, तो दूध जैसा पानी होता है, तो इसलिए दूध का अभिषेक चालू हो गया। क्षीर समुद्र का पानी ही दूध होता है ना, तो उस पानी से अभिषेक करते हैं, वहाँ कोई इंद्र दूध का अभिषेक नहीं करते हैं, और क्षीरवर समुद्र का ही अभिषेक करते हैं। तो इसलिए वो प्रथा निकली है दूध डालने की, तो वो पानी ही दूध जैसा है। और छठा जो घृतवर है समुद्र घी, वहाँ पानी कैसा है, घी जैसा, घी चाहिए तो वहाँ से लेकर क्या आना पानी, घी पैसे देने की जरूरत नहीं है, पूरा समुद्र का पानी घी है, तो घी जैसा ही हो गया। और बाकी सब समुद्र जो है कालोदक, पुष्करवर, स्वयंभू रमण समुद्र, इनका जो पानी है वो जल के समान ही है, मतलब जल का जैसा स्वाद आता है ना वैसा स्वाद उस समुद्र के पानी का होता है। और बाकी सब शेष समुद्र जो है उनका स्वाद इच्छु रसा, इक्षु रस का जैसा होता है। कितने समुद्र हैं और सबका पानी इतना मीठा इक्षु रस जैसा होता है, लेकिन वो है, लेकिन वो शोभा ही है खाली, कौन पीता है उसका पानी, कौन पीता है उधर। अच्छा ये पी सकते हो, लेकिन तिरंज भी कहाँ जाते हैं, वो तो द्वीप में रहते हैं ना, समुद्र में कौन चाहिए, समुद्र में कौन पिएगा। लवण समुद्र अपने पास है लेकिन खा रहा है, क्या करना है। हाँ अभी बताते आगे बता रहे, यहाँ पर रस बता रहे, रस विशेष कैसा है, जल का स्वाद कैसा है बताएं। 3 प्रकार ध्यान रखना, पहला और चौथा, पांचवा, छठा, इनके नाम जैसा है वैसा है उनका रस है। फिर कालोदक समुद्र और पुष्करवर द्वीप और अंतिम स्वयंभू रमण, इनका पानी जैसा स्वाद है। और बाकी के शेष समुद्रों का स्वाद इक्षु रस के समान है। उसाचा रसाप्रमाण पाणी आहे सगळं। आगे देव जाते हैं घूमने लेकिन देवों को प्यास नहीं लगती है, उनको पीने की जरूरत नहीं है, और मनुष्य कोई जा नहीं सकता है वहाँ पर। हाँ पानी जल के समान ही है ना। अब आगे कौन से समुद्र में जलचर जीव रहते हैं और किस में नहीं, ये बता रहे हैं। 320 नंबर की गाथा है। जलयर जीवा लवने काले अंतिम स्वयंभू रमणीय कम महे पड़े बद्धे नैसे से जलयरा जीवा। जलचर जीव
कहाँ कहाँ है? लवण समुद्र में, कालोदधी समुद्र में और अंतिम स्वयंभू समुद्र में। ये 3 समुद्रों में ही जलचर जीव है, मछली है या जो भी मगरमच्छ सब इसी में रहेंगे। बाकी जलचर जीव नहीं है। कम मही पड़िबद्धे, कर्म भूमि संबंधी, ये 3 ही समुद्र है। 3 में ही कर्म भूमि है ना। पहले 2.5 द्वीप तक कर्म भूमि है, तो उसके अंदर कौन से आते हैं? लवण समुद्र और कालोदधी समुद्र। और स्वयं प्रभाचल पर्वत है स्वयंभू रमन द्वीप में, उसके बाहर कर्म भूमि है, तो वहाँ के उसके बाहर स्वयंभू रमन समुद्र है, तो उस समुद्र में ही जलचर जीव रहते हैं। कम मही पड़ी नहीं से जलयारा जीव, बाकी के समुद्रों में जलचर जीव नहीं है, पानी शुद्ध है वहाँ का पूरा। त्रस जीव भी नहीं है और कोई जलचर जीव भी नहीं है। ये द्विंद्र त्रिंद्रादिक भी नहीं है वहाँ पर कोई। आगे अब यहाँ पर स्थान निर्देश के द्वारा 3 समुद्रों में स्थित जो मत्स्य है, मछली 3 में है ना जलचर जीव, तो वहाँ जो मछलियाँ उनके शरीर की अवगाहना कितनी है, कितने बड़े बड़े हैं वो बता रहे हैं। पहला जो लवण समुद्र है उसमें कालोदक समुद्र और स्वयंभू रमन समुद्र तीनों की भी मत्स्यों की अवगाहना बताते हैं, कितने बड़े बड़े मछलियाँ हैं। लवन दुगंत समुद्रे नदी मोह वहिमिदिह नव दुगुणम पणसय दुगुणम मच्छे वासुदय मध्यकमम। लवण 2 जगह लगाना, वहाँ पर तट पर स्थित मत्स्य और मध्य में जहाँ पर नदी प्रवेश करती है समुद्र में, उस तट पर वहाँ का कितना व्यास है उनका, मतलब लंबाई वगैरह, और बीच में समुद्र के बीच में जो है उनका कितना है, वो दोनों बताते क्रम से। नदी लवन दुगंत समुद्रे नदी मुह वहिमी दीह नव दुगुणम। नदी के मुख में, मतलब नदी जहाँ प्रवेश करती है उस मुख में और समुद्र में दीर्घता कितनी लगाना? 9 द्विगुणम। नदी हाँ, मुख जहाँ प्रवेश करते वही तट पर स्थित, और बीच में समुद्र के बीच में, ऐसे 2 लगाया, नदी मुख और मध्य में। तो नदी मुख में जो है वो कम छोटे हैं, क्योंकि वहाँ पर कम अवगाहना रहती है ना, इसलिए। तो वहाँ पर 9 योजन उसकी लंबाई है मत्स्य की, और उसके जो मध्य में स्थित मत्स्य है उसकी 18 योजन अवगाहना है, दुगुना। अब ये 9 योजन भी बड़ा हो गए ना, कितना 9 योजन मतलब कितने, कम से कम 8 मील का 1 योजन लिया तो 9 8 72 मील हो गया। इतना बड़ा एक मत्स्य लवण समुद्र में है। हाँ हाँ हाँ, नदी में मिलती है वहाँ पर, वो छोटी है, और बीच में तो 18 योजन है, मतलब 144 योजन हो जाएगा, 144 मील हो जाएगा। आगे कालोदक समुद्र जो है, मतलब आचार्य के गाथा, अभी एक गाथा में सब तीनों समुद्रों के तट स्थित, मध्य स्थित, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई सब कुछ बताया है इसमें। उस छोटे संक्षेप में बताते थे 9 दुगुणम, 9 योजन और उससे 2 गुना। फिर आगे 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 जो कालोदक समुद्र है उसमें इससे 2 गुना है, दुगुणम पणसय दुगुणम। पुनः इसमें कालोदक समुद्र में, इस लवण समुद्र में उससे 2 गुना करना, मतलब वह तट पर स्थित जो मत्स्य है उसका 9 योजन था, यहाँ पर 18 योजन हो जाएगा, और उस 18 योजन से मध्य में है वो उससे 2 गुना है, मतलब 36 योजन। कालोदक समुद्र में 18 योजन और 36 योजन लंबाई है उनकी मत्स्य की, ऐसे लंबाई। और स्वयंभू रमन समुद्र के तट में पनसय 500 योजन उसके तट पर, और उसके बीच में उसे 2 गुना, मतलब 1000 योजन है। और मध्य वास उदयम अद्धकमम, और उसका जो चौड़ाई मतलब व्यास और ऊंचाई उसका आधा आधा लेना, सब हो गया इसमें।
जैसे लवन समुद्र के तट पर स्थित मत्स्य की लंबाई कितनी थी? 9 योजन। तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी? 4.5 योजन। उसकी ऊंचाई कितनी होगी? 2.5 योजन। उसके आधे 2.25 योजन, 2 योजन और 1/4 योजन। इतनी उसकी क्या हो जाएगी? क्रम से लिखते हैं यहाँ पर। पहले लवन समुद्र के जो मुख है वहाँ पर नदी मुख, उसमें 9 योजन लंबाई और उसके आधा चौड़ाई मतलब 4.5 योजन चौड़ाई, और उसकी मोटाई मतलब ऊंचाई लेंगे, मत्स्य की ऊंचाई ऐसे आएगी, और ऐसा लंबा होता है वो आड़ा, और ऐसे चौड़ाई आएगी उसकी। चौड़ाई और ऊंचाई बोलो या मोटाई बोलो चलता है। 2.25 योजन। नदी के लवन समुद्र के बीच में जो है वो इससे दोगुना है, तो 18 योजन। फिर इसकी चौड़ाई इसके आधा 9 योजन, इसकी ऊंचाई इसका आधा 4.5 योजन। कालोदक समुद्र में लवन समुद्र से दोगुना है, मुख में 18 योजन और बीच में 36 योजन, और इसकी चौड़ाई इसके आधा 9 योजन और 4.5 योजन। ये दोनों समान है लवन समुद्र के बीच में और कालोदक समुद्र के मुख, नदी मुख में, नदी जहाँ प्रवेश करते हैं वहाँ पर दोनों समान है ये। और इससे दोगुना ये बीच में आएगा, कालोदक समुद्र के बीच में 36, 18 और 9, ये सब योजनों में लेना प्रमाण। और स्वयंभू रमन समुद्र के मुख में मतलब जहाँ नदी प्रवेश करते हैं वहाँ पर मुख, वहाँ पर 500 योजन लंबाई वाले मत्स्य है, उसके आधे उसकी चौड़ाई 250 योजन और उसके ऊंचाई इसके आधा मतलब 125 योजन, और उसके बीच में वो इसका आता है ना वर्णन महामत्स्य का 1000 योजन, वो 12.5 करोड़। उसमें सब पर्वत के पर्वत, उसमें मिट्टी जमा जमा हो करके पहाड़ है, और उस पहाड़ में सब ये आते जाते हैं, सब बाकी के प्राणी तिरंजे प्राणी वगैरह सब वसे हुए, एक नगर ही वसा हुआ है उसके ऊपर, उस महामत्स्य के ऊपर। और ऐसा करता है तो सब उलट हो जाएगा। 1000 योजन धवला में आया है उसका, सांस लेता होगा तो समझते वो उसमें दिया है ना, वो धवला की किसी 14वीं पुस्तक में आया शायद। 1000 योजन, 500 योजन और 250 योजन, ये सबसे बड़ी अवगाहना ये है महामत्स्य की पंचेंद्रियों में। कुठलं? ये 1000 योजन है, 1000 योजन है और उसका चौड़ाई 500 योजन है, तो 1000 योजन इसका 8000 मील ये हो गया, वो लंबाई हो गई, और चौड़ाई जो है वो 500 का 8 गुना करो तो 4000 उसकी चौड़ाई है, और 250 का 8 गुना करो 4000 मील, 2000 मील। किलोमीटर की बात तो माइल है। 5000 किलोमीटर, और ये उसके 2 गुना मील, मैंने पूरा भारत देश से भी बड़ा एक मत्स्य है वो। नहीं, अभी लवन समुद्र में हम कहाँ जा सकते हैं, वो तो चक्रवर्ती का सैन्य जाता है, चक्रवर्ती जाता है। चलो आगे। अब यहाँ पर मनुष्य क्षेत्र का विभाग करने वाला या कर्मभूमि का विभाग करने वाला, भोगभूमि और कर्मभूमि की मर्यादा करने वाला ऐसे पर्वत है। कहाँ पर कौन सा पर्वत है वो बता रहे हैं। 322 नंबर की गाथा है। पुखर स्वयंभू रमणा नद्ये उत्तर स्वयं पहासेला कुंडल रुच गद्धम वा
सौवं पोवं परीक्षिता। पुष्कर समुद्र है, पुष्कर द्वीप, समुद्र नहीं द्वीप, और स्वयंभू रमण द्वीप उसके अर्ध भाग में उत्तर स्वयंपहासेला स्वयंप्रभ मानुषोत्तर पर्वत है। पुष्करवर द्वीप के बीच में कौन सा पर्वत है? उत्तर लिखा ना खाली, मानुषोत्तर लगाना वहाँ पर। मनुष्य उसके बाद नहीं जा सकता है तो इसलिए उसको उत्तर बोलते हैं। और स्वयं प्रभा पर्वत, स्वयं रमन द्वीप में कौन सा पर्वत है? स्वयं प्रभाचल पर्वत है। और कुंडल रुचगद्धम वा, और कुंडलवर द्वीप और रुचकवर द्वीप, इनके मध्य में वही नाम वाले कुंडलगिरी और रुचकगिरी नाम वाले पर्वत हैं। सौवम पूवम परीक्षिता, ये सभी कैसे हैं? पूरे परिक्षिप्त मतलब घेरे हुए, पूरे द्वीप को घेरे हुए हैं। हाँ हाँ, 4 में ही है, लेकिन कुंडलवर में पूरा है ऐसा मुझे नहीं आता। हाँ तेच की, हाँ वहाँ पर 4 कृत्रिम चैत्यालय लगाते हैं ना हमेशा, कुंडलवर द्वीप में और रुचकवर द्वीप में आज अकृत्रिम चैत्यालय है ना वहाँ पर। हाँ, ये जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, घातकी खंड, कालोदक समुद्र, फिर उसके बाद पुष्करवर द्वीप है, इसको बड़ा निकालती हूँ। ये 5वां द्वीप, मतलब द्वीप और समुद्र की संख्या की अपेक्षा 5वां है। 2.5 द्वीप अपन बोलते हैं यहाँ पर। तो इसके बीच में ये बराबर उत्कर्ष, ते बंद कर मोबाइल। तो ये क्या है? पूरा इसको घेरा हुआ है बराबर बीच में। ये पुष्करवर द्वीप इतना है, कितना है? 16 लाख है। तो बराबर 8 लाख इधर और इधर 8 लाख छोड़ करके बीच में ये ये कौन सा पर्वत है? ये मानुषोत्तर पर्वत। तो इसके अंदर ही मनुष्य रहते हैं, इसके बाहर नहीं जाते हैं। ये मानुषोत्तर पर्वत का उल्लंघन मनुष्य नहीं कर सकते, इसलिए इसको मानुषोत्तर नाम मिला है। इस पर ये चारों दिशा में वो द्वीप, ये है ना कृत्रिम चैत्यालय मानुषोत्तर पर्वत पर भी, वहाँ विद्याधर वगैरह जाते हैं दर्शन करने सब, लेकिन उसके बाहर नहीं जा सकते हैं। तो ये पूरी मतलब दीवार जैसे ये पर्वत है, पूरे परकोटा जैसे ही, और उसके ऊपर कूट वगैरह है पर्वत के ऊपर ऐसे। और इसी प्रकार पर्वत कहाँ पर हैं? कुंडलवर द्वीप में और रुचकवर द्वीप में। और स्वयं प्रभाचल जो स्वयंभू रमन समुद्र के पहले जो द्वीप है स्वयंभू रमन द्वीप, उसमें भी ऐसा ही पूरा स्वयंभू रमन में ऐसा पूर्वा पर्वत है स्वयं प्रभाचल। तो वो किसकी भूमि ये है, मर्यादा है, उसको आगे बताते हैं कि मतलब यहाँ पर केवल 4 द्वीप में 4 पर्वत है ऐसा बताया। पुष्कर द्वीप में मानुषोत्तर पर्वत है, स्वयंभू रमन द्वीप में स्वयं प्रभाचल पर्वत है, और उसके कुंडलवर में कुंडलगिरी और रुचकवर द्वीप में रुचकगिरी पर्वत है। सभी पर्वत कैसे हैं? अभ्यंतर द्वीप और समुद्रों को घेरे हुए पूरे हैं, घेर करके। अब आगे कहाँ से किसकी मर्यादा है ये बता रहे हैं। मनुष्योत्तरोत्ति मनुषा मनुष्योत्तर लंघ सत्ति परिहीना परदो स्वयं पहोत्य जहन्न भोगावनी तिरिया। मनुष्योत्तरोत्ति मनुषा, इस मनुष्योत्तर पर्वत तक ही मनुष्य है, इसके बाद मनुष्य नहीं है, इसके बाहर मनुष्य नहीं। मतलब आड़ाई द्वीप बोलते हैं ना, ये जम्बू द्वीप पहला, ये दूसरा धातकी खंड, और ये तीसरा आधा पुष्कर द्वीप। तो 1 2 और ये अर्धा, ऐसे आड़ाई द्वीप बोलते हैं। और ये 2 समुद्र है उसमें, एक लवण समुद्र और ये 2 कालोदक समुद्र।
ये पूरा 2 समुद्र और 3 द्वीप यहाँ पर कर्मभूमि है। वहाँ तक। और इस मनुष्य पर्वत से बाहर मनुष्य नहीं जा सकते कुछ भी करके, केवल पाए जाएंगे कब? मारणांतिक समुद्घात में और उपपाद में, इन 2 और केवली समुद्घात में। इन अवस्था को छोड़ करके इसके बाहर मनुष्य किसी भी अपेक्षा से पाए नहीं जाएंगे। वो कथा आती है ना कौन सी उसकी, नहीं वो रानी थी और उसका जो पति था तो बोला कि मैं जा कर के दिखाता हूँ, नंदीश्वर द्वीप नहीं जा सकते हैं नंदीश्वर का वर्णन करने पर, नहीं मैं विद्याधर था हूँ, मैं विमान से जा सकता हूँ, मैं जा कर के दिखाऊंगा। तो वो उस स्त्री ने बोला नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, शास्त्र का प्रवचन कभी झूठा नहीं हो सकता है। फिर वो गया और वहाँ पर मानसरोवर पर्वत से टकरा करके बहुत उसने जाने की कोशिश की, लेकिन उसका विमान वहीं पर टकरा गया और वहीं पर मर गया। वो मर करके उस नंदीश्वर देव के दर्शन के भावना से वो देव हो गया। और फिर वो अपना पूर्व का रूप लेकर के अपने पत्नी के पास आया कि इसको बोला देखो मैं जाके आया, सब वर्णन करने लगा वहाँ पर नंदीश्वर द्वीप का वगैरह। तो उसने बोला नहीं ये हो ही नहीं सकता है, ये कैसे हो सकता है? वो समय दृष्टि थी ना, ये कुछ झूठ है, तुम देव बन करके गए होगे, ऐसे मनुष्य बन करके तो जा ही नहीं सकते हैं। फिर उसने अपनी सत्यता बताई। मतलब ये कथा आती है इसमें शास्त्र में। हाँ तो मनुष्योत्तर पर्वत तक ही मनुष्य जा सकते हैं, उसके बाहर नहीं। मनुष्योत्तर लंघ सत्य परिहीना, मनुष्योत्तर को लांघने की शक्ति से हीन है मनुष्य। परदो स्वयं पहोत्य, और उसके बाहर मनुष्योत्तर पर्वत के बाहर स्वयं प्रभाचल पर्वत कहाँ पर है? वो स्वयंभू रमन द्वीप में, बीच में असंख्यात द्वीप और समुद्र है, उसको लांघ करके वहाँ सब जगह क्या है? जहन्न भोगावनी तिरिया, वहाँ पर जगन्य भोग भूमि है और वो तिरेंची है। वहाँ पर भोग भूमि के तिरेंच है, कर्मभूमि नहीं है। कर्मभूमि 2.5 द्वीप में है और स्वयं प्रभाचल पर्वत के बाहर कर्मभूमि है, उसके पहले कर्मभूमि नहीं है। तो बीच में क्या है? तो असंख्यात द्वीप और द्वीपों में ही, समुद्र में तो नहीं रहेंगे, द्वीपों में ही भोग भूमि के जीव रहते हैं, जगन्य भोग भूमि है और तिरेंच ही होते हैं। आगे 324 नंबर की गाथा है। कम्मावणि पड़ि बद्धो बाहिर भागो स्वयं पहगिरिस, वर ओगाहण जुत्ता तस जीवा होन्ति तथैव। कम्मावनि पड़ि बद्धो, कर्मभूमि से प्रतिबद्ध, बाहिर भागो मतलब बाह्य भाग में, वो जो स्वयं प्रभाचल पर्वत है ना उसके अंदर भीतर इधर भोग भूमि है, लेकिन उसके बाहर स्वयं प्रभाचल जो पर्वत है उसके वर अवगाहन जुत्ता, सबसे उत्कृष्ट अवगाहन से युक्त, तस जीवा होन्ति तत्तेव, तस जीव वहीं पर है कर्मभूमि में। तो स्वयं प्रभाचल पर्वत के बाहर जो स्वयंभू रमन द्वीप और स्वयंभू रमन समुद्र है, समुद्र में जो जलचर जीव वगैरह उसमें बड़े अवगाना वाले, और बाकी जो वृश्चिक वगैरह वो द्वीप में लेंगे ना, जैसे कमल है वो समुद्र में लेंगे, और ये जो शंख है वो भी समुद्र में रहेगा। लेकिन जो वृश्चिक है मतलब चतुरेंद्र जीव, त्रिंद्र जीव, वो तो स्वयंभ्रमण द्वीप में बड़े बड़े अवज्ञा उसके अवगाना बताएंगे अब आगे। वे कहाँ पर रहते हैं? स्वयंभ्रमण मतलब कर्मभूमि में रहते हैं। उत्कृष्ट अवगाना से युक्त त्रसजीव वहीं पर रहते हैं। आगे 325 नंबर की गाथा है। अब वो उत्कृष्ट जीवों के कितना लंबाई वगैरह है वो बता रहे हैं। अधिय सहस्रवारस तिचौत्तेकं सहस्रयं पौमे, संख्ये गोमी भमरे मच्छे वरदेह दीहोदू। लक्ष देऊन ऐकायचं एकदम। आदिय सहस्रम, पहला जो है कौन? कमल, सबसे केंद्रीय। कितना बड़ा है कमल? 1000 योजन उसकी लंबाई है। इतना पूरा समुद्र में नहीं रहेगा, ये तो तालाब में रहेगा ना। ऐसा समुद्र में होते है क्या कमल?
तालाब में रहते हैं, समुद्र में रहते क्या कमल? नहीं रहते ना समुद्र में। यहाँ पर कुछ दिया नहीं उन्होंने, पहले अब इसमें जीवकांड में आया था। तो कितना एक कमल बड़ा? 1000, शादी के 1000 योजन, मतलब महामत्स्य से भी इसकी लंबाई बड़ी है, लेकिन इसका घनफल बड़ा नहीं आता है क्योंकि इसकी चौड़ाई और ऊंचाई नहीं है, इसलिए वो उसकी अवगाहना कम आती है। तो 1000 योजन ऊंचा ऐसा कमल है। दूसरा शंख है, वो कितना है? 12 योजन बड़ा, इतना बड़ा शंख है। 12 योजन मतलब 12 टे 72, 12 टे 96 मील का एक क्या है? महामत्स्य, इतना बड़ा। ये महामत्स्य नहीं, शंख है, शंख है, महामत्स्य बोलो। फिर उसके बाद त्रिंद्र जीव। हाँ, त्रिंद्र जीव में इन्होंने वो ग्रीष्म कुछ दिया है, लेकिन हम गोमी दिया ना, इन्होंने चीटी ऐसा लिखा है अर्थ में, लेकिन जब जीवकांड में लिया था उसको रक्त वृश्चिक, उसमें भी जो चित्र है ना वो, इसमें 1 मिनट देखा, उसमें जो चित्र है वो लाल बिच्छू है, बिच्छू। वृश्चिक मतलब बिच्छू होता है, तो उस बिच्छू की अवगाहना सबसे बड़ी कही है। ये जयपुर से एक भैया ने भेजे हैं, ये हस्तलिखित है, इसमें उन्होंने सब चित्र निकाले और पूरे इसमें हस्तलिखित में उन्होंने बहुत अच्छे सुंदर चित्र निकाले हैं। सब कोष्टक भी बहुत एक अच्छी तरह से निकाले हुए हैं, लेकिन अक्षर बहुत छोटे हैं इसलिए पढ़ने में कम आते हैं। ये सब सूर्य का वगैरह नक्षत्रों का है ये चित्र, हाथ से ही निकाले हुए ना सब, टाकी से वगैरह। तो इसमें ये चारों चित्र, ये शंख है, ये वृश्चिक दिया है उन्होंने। ग्रीष्म का अर्थ मतलब यहाँ पर अपन चीटी लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पर बिच्छू है, बिच्छू। तो हमने भी जीवकांड में बिच्छू ही पढ़ा था। और यहाँ पर ये भ्रमर है, चतुरेंद्रिय, और ये महामत्स्य पंचेंद्रिय की, ये बड़े अवगाहना वाले जीवों का यहाँ पर चित्र निकाला है। मुंगी ना असा बी असं मला वाटतं, आणि चीटी कसं काय दिलेत काय माहिती। हाँ, इसमें उन्होंने ग्रीष्म में सहस्रपद्याख्यात रस विशेष, मतलब उसमें भी उन्होंने कुछ खोला नहीं है टीका में। गोमी लिखा है ना, गोमी का एक अर्थ होता है गोम म्हणतो का नहीं, गोम पण त्रिंद्रिय जीव है। आगे ठीक, जो भी हो, तीन्द्रिय जीव की जो अवगाहना है बड़ी, वो कितनी है बताया? 3/4 योजन, मतलब पौन योजन उसकी लंबाई है। और एकम चतुरेंद्र जो भ्रमर है उसकी लंबाई कितनी है? 1 योजन। और सहस्यम मत्स्य जो है पंचेंद्रिय जीव, उसके बड़े अवगाहना वाला मत्स्य जो है उसकी अवगाहना कितनी है? अभी अपन ने देखी थी, वो 1000 योजन उसकी लंबाई है। इतनी बड़ी बड़ी लंबाई वाले वो उत्कृष्ट अवगाहना वाले जीव है। कौन है वो? क्रम से एकेंद्रिय में पौम मतलब कमल है, द्विंद्रिय में शंख है, त्रिंद्रिय में गोमी है, चतुरेंद्रिय में भ्रमर है भूंगा, और पंचेंद्रिय में मत्स्य है। वर देह देहो, उत्कृष्ट देह रूप इनकी दीर्घता मतलब लंबाई है। इनका व्यास और वो आगे बताया है, व्यास और ऊंचाई मतलब चौड़ाई और ऊंचाई आगे के सूत्र में बताते हैं। एक मैल में 2 कोस होते लगभग, पूरा बराबर नहीं होते लेकिन लगभग 2 होते हैं। 2 कोस का एक नहीं, कोस नहीं, 2 किलोमीटर का 1 मील, और 2 कोस में 2 मील होते हैं। 1 कोस में 2 मील होते हैं। एक योजन में 4 कोस और 1 कोस में 2 मील, और 1 मील में 2 किलोमीटर लगभग होते हैं, पूरे नहीं होते। 1.5 होता है, 1.5 किलोमीटर होता है, लेकिन बराबर नहीं तो कुछ कम ज़्यादा है वो बराबर। 1.5 किलोमीटर का 1 मील होता है। हाँ, 1 योजन में 12 किलोमीटर हो गए, तो 1000 योजन की लंबाई मतलब 12,000 योजन किलोमीटर। 12,000 योजन आगे का अपना भारत देश भी नहीं है, छोटा है।
इससे भी बड़ा है, मोहम्मद से है वो। अब आगे ऊंचाई और उसका व्यास मतलब चौड़ाई और ऊंचाई बताते हैं। वासेगी कमले संख्ये मुहुदवो चौपंच चरणमिह गोम्हि वासुदवो दिग्गट्टम तद्दलमलेति पाददलम। क्रम से लगाना। कमल जो है उसकी लंबाई तो बहुत है, लेकिन उसका व्यास जो है वो जो उसकी नाल गोल होती है ना ऐसे गोलाकार, तो उसमें केवल व्यास आएगा। दो ही आएंगे उसमें कमल में, एक वो उसका व्यास और उसकी ऊंचाई। ऊंचाई तो 1000 योजन बताई और उसका व्यास 1 योजन है केवल। कमल है कमल में। और शंखे, शंख जो है उसमें मुहुदवो, उसका मुख व्यास, ऊपर जो उसका टोपी रहते हैं ना वहाँ का व्यास वो इसका दिखा है ना। शंख यहाँ निकाले, अभी शंख का निकालेंगे विस्तार से। ये वहाँ पर लिखा है ना, मुख्य व्यास लिखा है वहाँ पर 4 योजन। उस जो टोपी रहती है ना वहाँ का व्यास उसका 4 योजन है, मुख्य व्यास बोलते हैं। और उसकी ऊंचाई कितनी है शंख की? पंचचरण मतलब 5/4, सवा योजन। 5/4 है, वो नहीं लिखा वहाँ पर। और गोमी मतलब 3 त्रिनेत्रीय जीव, उसके व्यास और उसका ऊंचाई कितनी है? तो दिग्घट्टम तद्दलम, उसका जो लंबाई है उसका आधा लेना। दीर्घ की आधी 3, वो पौन योजन थी ना। एकेंद्रीय कमल, उसकी दीर्घता कितनी बताई? लंबाई 1000 योजन। और उसका व्यास कितना बताई? चौड़ाई 1 योजन। ये द्विंद्रिय शंख है, उसका लंबाई बताई 12 योजन। ये लंबाई पूरी लेंगे उसकी 12 योजन। और उसकी चौड़ाई मतलब मुख्य व्यास जो है वो 4 योजन है। और उसकी ऊंचाई जो है मतलब ऐसे मोटाई लेंगे ना उसके 5/4 योजन मतलब सवा योजन। वही ऊंचाई, वो दीर्घता बोले वही ऊंचाई लेंगे। यहाँ पर 2 ही आएंगे क्योंकि ऐसा गोल खंबा जैसा ना उसका जो नाल है कमल का, वो खंबा जैसा है, तो उसके 2 ही होते हैं। उसका इधर से चौड़ाई एक समान ही होती है। और वो दीर्घता जो है वो 1000 होगी योजन। त्रिनेत्रीय जो जीव है उसमें जो गोमी कहा उन्होंने, उसकी लंबाई 3/4 योजन मतलब 3 कोस। 4 योजन का 4 कोस का 1 योजन होता है ना, तो 3 कोस हैं। और उसके आधे उसकी क्या है? चौड़ाई है, ये चौड़ाई है ये। तो 3/4 चौथा भाग लिया ना, आधा नहीं तो अट्ठम लेना, 8वां भाग लेना। और तद्दलम वहाँ पर आधा करना है, उसके आधा के लेना। ये 8वां भाग, इसका 8वां भाग लेना मतलब इसको 8 से भाग देंगे, 8 चौक 32 हो गया। 3 योजन बटे 32। और इसके जो ऊंचाई है वो इसका आधा मतलब 3/64 हो जाएगा। ये 8वां भाग है, 16वां भाग होगा। 4 गुना 16 मतलब 3/64। और ये 3/32 और 3/4 इसकी दीर्घता किसकी? ओ गोमी की। मतलब बिच्छू जो होता है ना ऐसा लंबा, वो पौन योजन होगा। उसकी चौड़ाई जो है वह 3/32 योजन होगी। और उसकी जो मोटाई है मतलब ऊंचाई वो 3/64 होगी योजन। चतुरेंद्र जो है भ्रमर, उसकी कितनी बताई? लंबाई 1 योजन। और वो चौथा भाग लेना है ना उसकी।